अडानी ने बिजनेस किया है, इनको लगता है कि उसमें बहुत सारा गड़बड़ हुआ इसलिए सैकड़ों करोड़ कमाए। मगर ये बता दें, 3 पुश्तों से न किसी ने नौकरी की है और न किसी ने कोई बिजनेस किया है। फिर ये सैकड़ों करोड़ की संपत्ति कहां से आ जाती है और सैकड़ों करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस कहां से आ जाता है? मुझे ये बात बता दें। ये देश का युवा जानना चाहता है कि ये फितरत क्या होती है। कि बात तो सही है। खत्म, बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा और सुना कि भैया अदानी अंबानी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि उनके पास इतना वेल्थ कहां से आया, जबकि वो बिजनेसमैन है। सबको पता है, अगर आप बिजनेस करोगे और बिजनेस की फील्ड में अगर आपको सक्सेस मिलती है तो आपकी वेल्थ बनती है, उससे देश में भी नौकरियां बनती हैं, जिससे बेरोजगारी की समस्या भी खत्म होती है और देश की इकोनॉमी को भी सहयोग देती हैं। हमारे 1962 की एक लड़ाई हुई थी भारत की चाइना के साथ, और उस लड़ाई में उस वक्त की जो जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, उसने लोगों को कहा था कि आप भारत में हमारे सैनिकों के लिए अपना कैश और अपने गहने, अपने मंगलसूत्र जो है वो डोनेट कीजिए डिफेंस फंड में, और हम चाइना से जीत जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उस वक्त कहते हैं लगभग 8 करोड़ का कैश और 252 किलो सोना जो है वो उस वक्त की सरकार ने लोगों से इकट्ठा किया, और युद्ध भी हार गए, लोगों से कैश और सोना भी ले लिया, लेकिन वो पैसे का कभी भी हिसाब किताब देश को नहीं दिया गया। महिलाएं बाहर निकली थी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि उस समय महिलाएं सरकार द्वारा बनाए गए अलग अलग केंद्रों पर जाकर अपने हाथों से अपने कंगन और गले से मंगलसूत्र और दूसरे गहने उतार कर दान में दे रही थी, कुछ इस तरीके से जैसे आप अभी इन तस्वीरों में देख रहे हैं। ये 1962 की तस्वीरें हैं। देखिए, महिलाएं अपने हाथों की चूड़ियां, कंगन, यहां तक कि अपना मंगलसूत्र और अपने गहने सरकारी केंद्रों पर जाकर दे रही। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार भी यही कहती थी कि वो इस सोने और पैसे से चीन की सेना को हरा दे, और ये बात सुनकर लोग दान देने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित होते थे। और आप जानते हैं, हमारे देश में लोग राष्ट्रभक्त, देश की सेवा करना चाहते हैं, चाहे कैसे भी कर पाए, और हमारे देश की महिलाएं और पुरुष उस समय भी पीछे नहीं हटे थे। जिसके पास जितना पैसा था उन्होंने पैसा दिया, जिस महिला के पास सोना चांदी था उन्होंने सोना चांदी दिया, गहने दी। और आपको यकीन नहीं होगा कि नेशनल डिफेंस फंड बनने के सिर्फ कुछ दिनों के अंदर 28 नवंबर 1962 तक सरकार को देश के लोगों से 8 करोड़ रुपए कैश और 252 किलोग्राम सोना और सोने के सिक्के दान में मिल चुके। 252 किलोग्राम सोना और 8 करोड़ रुपया देश के लोगों ने तब सरकार को दे दिया, ये कहते हुए ये भारतीय सेना के काम आएगा और आप युद्ध लड़िए अच्छे से और चीन को हरा दी। और उस समय के हिसाब से अगर आप देखें 1962 के हिसाब से, तो ये बहुत बड़ी रकम मानी जाएगी। लोगों से ये सारा पैसा और सोना चीन के खिलाफ युद्ध में सेना को अच्छे हथियार उपलब्ध कराने के लिए, संसाधन उपलब्ध कराने के लिए लिया, और तब कहा था कि अगर देश के लोग सेना की मदद के लिए आगे आएंगे तो भारत चीन से ये युद्ध जीत जाए। लेकिन हकीकत में भारत दुर्भाग्य से ये युद्ध हार गया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कभी देश को यह नहीं बताया कि उसने इन पैसों का और इतने 250 किलोग्राम सोने का क्या किया। उस समय कई बार यह मांग उठी कि नेहरू सरकार को नेशनल डिफेंस फंड में मिले दान का हिसाब किताब देश को देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की किसी भी सरकार में इस जानकारी को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया। तो दोस्तों, हकीकत आपके सामने है कि उस वक्त उस पैसे का हिसाब किताब भी नहीं दिया गया था, और वो पैसा कहां पे गुप्त रूप से चला गया वो सस्पेंस है, जिसको शायद आप हम कभी भी खोजबीन नहीं कर पाएंगे। देश के लोगों की स्कैन करेंगे और उनकी वेल्थ को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किनमें गरीबों में, अब इस देश में आपको पता है बहुत सारे घुसपैठिए आ चुके हैं, और उन घुसपैठियों के जो आधार कार्ड भी बन चुके हैं। अगर सरकारें इस तरह से आकर लोगों की वेल्थ का स्कैन करेंगी, SC, ST और OBC के लिए, जैसे मेरे भाई हर जगह कहते हैं, पूरी गिनती की जाएगी पूरे देश में कि कौन किस जाति की कितनी कितनी आबादी है, सिर्फ आपकी नहीं लेकिन सबकी, और कौन कितना कमा रहा है, और उसके तहत फिर नई नीतियां बनाई जाएंगी। तो बहन जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो जातिगत आधार पर जनगणना जरूर होगी और वेल्थ का स्कैन भी जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहन और भाई दोनों ही इस बात को हर मंच पर जा जाकर। क्या आप मेरे को एक चीज बताइए, क्या आज के जितने भी लोग हैं उनके सारे बैंक में खाते नहीं है? तो स्कैन किस चीज का करना है जब सारा का सारा पैन कार्ड से लिंक्ड होता है? आप अगर 10 रुपए भी कहीं से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है पेटीएम के माध्यम से, वो भी सरकार के पास इंफॉर्मेशन ऑनलाइन के माध्यम से है, क्योंकि आज के वक्त में सारा का सारा बैंकिंग सिस्टम कनेक्टेड है, तो छुपाने वाली तो कोई बात है ही नहीं। तो अब ये किस चीज का स्कैन करेंगे? लोगों के घर जा जाकर उनके जो उन्होंने अपनी सेविंग से जो कुछ गहने खरीदे होंगे, अब उसी को स्कैन करेंगे। जिसने कोई गाड़ियां खरीदी होंगी उसको ही स्कैन
स्कैन करेंगे। ये वीडियो देखिए, बड़ा मजेदार वीडियो है। किसी दिन आपके घर जो है वो कोई घुसपैठिया आएगा और आपसे हिसाब किताब मानने लग जाएगा, क्योंकि सरकार भी उसे सपोर्ट कर रही है। जय श्री राम। हम लोग बांग्लादेश से आए हैं और कई सालों से इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन हम लोग पास कुछ नहीं है। हम क्या करें? तुम्हारे जो घर का सामने वाला 2 कमरा है उसको खाली करो और हमारे नाम पे कर दो, और जाके घर में देखो कितना गहना है वो सब ला करके 50-50 बांटो। और गाड़ी कितना है? 2 है, एक हम लोग को दे दो। मैंने खैरात में दे दें? रुको देते हैं, रुको। लगा रहे हो ना, इस देश के सभी संसाधनों पे पहला अधिकार हमारा है। आने दो हमारे राहुल जी को शासन में, वो खुद हमें हिस्सेदार बनाएंगे तुम्हारे घर द्वार गाड़ी घोड़ा गहना और राशन में। बगो, ना तुम आएगा ना तुम्हारे राहुल जी आएंगे। देश छोड़ के भाग जाओ वरना पिछवाड़े पर लट बजाएंगे। दोस्तों वैसे तो ये वीडियो एक फनी वीडियो बनाया गया है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में सच्चाई भी छुपी हुई है। अगर बाहर से आए हुए घुसपैठियों के लिए सरकार इस तरह की नीतियां बनाएगी तो ये भी हो सकता है कि ये लोग गुट बनाकर जो है वो लोगों के घरों के ऊपर हमले भी कर सकते हैं और यही सब बोल सकते हैं कि भैया सरकार ने ये कहा है कि अगर किसी के पास ज्यादा संपत्ति है तो वो संपत्ति गरीबों में बांट दी जाए। अब गरीब की डेफिनेशन जो है कोई फिक्स है नहीं, और मुझे नहीं लगता जो भारत में 10-50 साल से रह रहा है या पिछले 100 साल से भारत में रह रहा है वो कोई गरीबी रेखा के नीचे है। सब लोग अपनी जीविका को चला रहे हैं, लेकिन अब लोग जो बाहर से घुसपैठिया आए हैं जो कबाड़ी का काम करते हैं शायद वही गरीब माने जाएंगे और आपकी संपत्ति छीनकर उनको दे दी जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। किसी ने अपनी मेहनत से अगर कोई चीज कमाई है और सरकार अपनी नीतियां लाकर उसकी जो संपत्ति है उसको छीनकर अगर ऐसे बांटेगी तो फिर कोई भी बंदा मेहनत नहीं करेगा। वो सिर्फ उतना ही मेहनत करेगा और देश की जो डेवलपमेंट है उसमें कभी भी भागीदार नहीं बनेगा। एंटरप्रेन्योर्स नहीं बनेंगे, बिजनेसमैन नहीं बनेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मेहनत करने का फायदा ही क्या है। अगर हम मेहनत करेंगे और वेल्थ बनाएंगे तो वो वेल्थ सरकारें छीन लेंगी। बाहर से भी कोई कंपनियां भारत में बिजनेस नहीं करेंगी और हमारा देश गरीब का गरीब ही रहेगा। कोई भी मेहनत नहीं करेगा, उसे आराम से जब फ्री में बैठे बैठे पैसे मिल जाएंगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या बैठे बैठे जब लोगों को पैसा मिल जाए, बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए तो कोई मेहनत क्यों करे, कोई क्यों अपनी वेल्थ क्रिएट करे, कोई क्यों बिजनेस करे, कोई क्यों जॉब करे। तो उसे पता है कि मैं एक्स्ट्रा जॉब नहीं करूंगा, मैं तरक्की नहीं करूंगा अगर मैं ज्यादा पैसे कमाने लग गया मेहनत करके, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे लोग पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब के माध्यम से भी लोग पैसा कमा सकते हैं, स्टॉक मार्केट से लोग पैसा कमा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके जमीन खरीद कर भी लोग पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे एक आम आदमी भी एक सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट करे तो वो कुछ सालों में अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। लेकिन वो जब सरकारें इस तरह की नीतियां बनाएंगी तो फिर कोई भी मेहनत नहीं करेगा दोस्तों। और ये हमारे देश के लिए जो है वो बहुत ही घातक है, ऐसी सोच कि हमें कुछ करना नहीं है और हमें सरकार अपने आप खाने को दे देगी। ये फ्री और जो खैरात की चीजें बांटने का जो ये ट्रेंड चला है दोस्तों, ये देश से खत्म होना चाहिए। लोगों को एनकरेज करना चाहिए मेहनत करने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी वहां पर तैयार होनी चाहिए और वो तभी होंगी जब हमारे देश में बिजनेसमैन बनेंगे। एसएमई बिजनेसमैन पिछले जो 10-12 साल में ये डाटा आया है कि लगभग 8 करोड़ के आसपास स्मॉल स्केल बिजनेस भारत में बने हैं। क्या उन्होंने नौकरियां नहीं दी हैं? अगर एक छोटा बिजनेसमैन भी है, उसने अगर 1 या 2 लोगों को भी अपने यहां काम पे रखा है तो आप ये मान के चलो कि 8 का डबल यानी कि 16 करोड़ नौकरियां तो भारत में ऑलरेडी जनरेट हुई हैं, जिसका कोई ट्रैक जो है वो मीडिया में या उसमें इनके रिकॉर्ड में नहीं आता है। एक जैसे कि कहते हैं कि रेडी, अगर कोई रेडी पे कुछ बेच रहा है, गोलगप्पे भी बेच रहा है तो वो भी एक बिजनेस की कैटेगरी में आता है। वो भी शाम को 2-3 हजार के सेल जो है वो कर लेता है। तो ये सारी चीजें हैं जो नहीं आती हैं दोस्तों। अगर प्रॉपर्टी का स्कैन करना ही है तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का स्कैन की बात राहुल गांधी क्यों नहीं करते हैं? उनकी प्रॉपर्टी का स्कैन सबसे पहला होना चाहिए, क्योंकि भारत में मैंने सुना है सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी रेलवे के बाद जो है वो वक्फ बोर्ड के पास ही है। अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो हमारे देश में सबसे ज्यादा जमीन डिफेंस के पास है 18 लाख एकड़, दूसरे नंबर पर रेलवे के पास है 12 लाख एकड़, तीसरे नंबर पर है वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़। ये कैसे है? हमारे देश में 1955 में एक एक्ट पास हुआ था, वक्फ बोर्ड एक्ट। इसमें 1995 में एक बदलाव किया गया था, फिर 2013 में एक बड़ा बदलाव किया और सेक्शन 40 ये कहने लगा कि वक्फ बोर्ड को अगर ये लगता है कि आपकी जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन है तो ये लोग उस जमीन पर दावा पेश कर सकते हैं और आपकी जमीन उनकी हो जाएगी। अगर आपको
एतराज है तो वो अपना एक आदमी भेजेंगे जो ये चेक करेगा कि उनकी जमीन है या नहीं। अगर उस आदमी ने कह दिया कि जमीन वक्फ बोर्ड की है तो ये वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। इसके लिए आप कोर्ट में भी अपील नहीं कर सकते। आपको अपील करनी है तो इन्हीं के द्वारा बनाई गई छोटी सी कोर्ट जिसे ट्राइब्यूनल कहते हैं, उसमें जाएंगे। उसमें आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये जमीन आपकी है, कागज आपको दिखाने पड़ेंगे और ये उनके ऊपर है वो माने या न माने, उनको कोई कागज नहीं दिखाना। और इसके कारण हमारे देश में न जाने कितनी संपत्ति कब्जाई जा चुकी है, जिसका ताजा उदाहरण था तमिलनाडु का एक पूरा का पूरा विलेज जिसको इन लोगों ने क्लेम किया था। इस विलेज में एक सुंदरेश्वर टेंपल भी आता है जो लगभग 1500 साल पुराना है, उस पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम ठोका था। तो दोस्तों वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ की जमीन है। क्या राहुल गांधी की सरकार उसको भी स्कैन करेगी? क्या राहुल गांधी की सरकार उस वक्फ बोर्ड की जमीन को स्कैन करके उसे दलितों और शेड्यूल कास्ट और जो गरीब हैं उनको बांटेगी? धर्म के आधार पर या रिलीजन के आधार पर बिल्कुल भी देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, लोग हमेशा शेड्यूल कास्ट बनने की जो है फिराक में रहेंगे। मैंने अक्सर ये देखा है, ग्राउंड लेवल की रियलिटी है। लोग जो है वो सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दौड़ते हैं। अगर कोई वो है तो वो भी ये चाहता है कि हमें भी, जो गरीब है बंदा वो ये चाहता है, चाहे उसकी जात कुछ भी है, वो ये चाहता है कि मेरा जो ओबीसी में नाम आ जाए कैसे न कैसे, तो मुझे नौकरी मिल जाए। तो वो ओबीसी की संख्या वहां पर वो बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अपना जो सर्टिफिकेट है उसको जाली तरीके से बनाने की कोशिश भी करते रहे हैं। जो गरीब लोग हैं बेचारे, वो उनकी बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये जब जात देखकर आप जो है लोगों को आइडेंटिफाई करोगे, तो अगर कोई जनरल कास्ट का बंदा है, वो अगर गरीब है तो वो हमेशा यही चाहेगा कि मेरा भी सर्टिफिकेट ओबीसी का बन जाए। तो दोस्तों ऐसी चीजें भारत के लिए खतरनाक हैं। मैंने पहले ही बताया, आप खुद भी इसको जब सोचोगे डीपली तो आपको ये चीजें पता चलेंगी कि कभी भी जातिगत आधार पर जनगणना नहीं होनी चाहिए। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के जो सलाहकार हैं, मुझे तो उन पर भी शक होता है। ये वीडियो तो मैंने आपको नहीं सुनवाया, सैम पित्रोदा का, ये तो बड़े साफ और क्लियर चीज बता रहे हैं और दूध की दूध और पानी का पानी यहां पर आपको दिख जाएगा कि इनकी मंशा क्या है। One has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. दोस्तों जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके जो है वो लोअर क्लास से अपने आप को अपग्रेड करके वो मिडिल क्लास में आए हैं और बड़े बड़े सपने देखते हैं कि हम भी पैसा कमाएंगे, ये सारे चीजों पर जो है वो कांग्रेस पार्टी पानी फेर देगी और फिर आपका पैसा सरकार छीन लेगी। जैसे कि सैम पित्रोदा ने कहा कि भैया ऐसे कानून है कि भैया आपकी जो मृत्यु के बाद आपकी जो संपत्ति है उसका 55% जो है गवर्नमेंट ले लेगी और सिर्फ 45% ही छोड़ेगी। यानी कि अगर आपकी एंसेस्टर, आपके बच्चे हैं जो आगे अगर आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम करते हैं तो सरकार बोलेगी ना 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 ना, पहले 45% जो है वो आपका है, बाकी 55% सरकार का है और ये हम जो है वो उन जो घुसपैठिए है उनको बांट देंगे। 1947 में भी दोस्तों ऐसा ही हुआ था। जो पाकिस्तान में हिंदू वहां से भागकर भारत आ गए, उन लोगों की जो प्रॉपर्टियां थी वो पाकिस्तान में मुसलमानों को दे दी गई। कश्मीर में जो कश्मीरी हिंदू थे उनको वहां से जब पलायन कराया गया, जबरदस्ती मार कर उनको डरा कर वहां से पलायन कराया गया और उनको कई लोगों को तो वहां पर मार दिया गया और जो बचकर वापस आ गए उनकी प्रॉपर्टियां जो भी कश्मीर में बची वो सीधा सीधा मुसलमानों को क्लेम में उनको मिल गई हैं और उसके ऊपर आज वो मालिकाना वहां पर हक है उनका और वो रहते हैं। लेकिन दोस्तों भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे उनकी जो यहाँ की संपत्ति थी वो किसकी प्रॉपर्टी बन गई? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, जिस पर आज तक किसी सरकार ने कोई भी लेखा जोखा नहीं किया है। आपको ये मैं बताऊं कि वक्फ बोर्ड के ऊपर कभी भी राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, वक्फ बोर्ड के ऊपर कभी भी विपक्षी पार्टियां नहीं बोलेंगी, क्योंकि उन्हीं का तो बनाया हुआ ये कानून था। जवाहरलाल नेहरू ने वक्फ बोर्ड इसीलिए तो बनाया था कि जो यहाँ पर मुसलमान की प्रॉपर्टियां बच गई हैं कहीं हिंदू उन पर अपना कब्जा ना कर लें। दोस्तों ये लड़ाई मजहब पंथ संप्रदाय की लड़ाई सरकारों ने छेड़ी है और आज इसको ये बड़ी ही क्लेवरली, बड़ी ही चतुराई से आपके सामने ऐसे पेश करते हैं जैसे ये गरीबों का कोई भला करना चाहते हैं। 70 साल से जब इनकी सरकारें थी तब गरीबी क्यों दूर नहीं हुई? अब जब हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हर कोई पैसे कमा रहा है। अगर कोई बंदा आज की डेट में ये कहता है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, अगर आप उस बंदे से पूछोगे कि भाई तुम क्या जॉब करते हो, तो वो कोई ना कोई काम धंधा जरूर कर रहा होगा। ये लोग देश को गुमराह करते हैं। सिर्फ वही बंदा बाहर से जो या तो ज्यादा पॉपुलेशन भारत में जैसे ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं उसकी वजह से गरीबी है, या फिर ये घुसपैठिए भारत में घुस रहे हैं उसकी वजह से गरीबी है। बाकी जो यहाँ पर रह रहे हैं वो गरीब नहीं है। बोल रहे हैं वो तो चाय बेचते हैं, वो चौकीदार चोर है, ऐसे बहुत
बहुत सारी चीजें इन्होंने पहले भी कही हैं। 2019 के चुनाव में भी राहुल गांधी ने एक नया वो उठाया था कि चौकीदार चोर है। नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। चौकीदार चौकीदार चौकीदार। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ, तुम्हारे पास परिवार नहीं है। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। पूरा देश कह रहा है अब की बार। दोस्तों, अब तक जो रामनवमी के ऊपर पत्थरबाजी होती थी, हनुमान जयंती में जो हनुमान की झांकियां निकलती उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी, लेकिन अभी पीछे कर्नाटका से एक वीडियो आया था जहां पर एक दुकान में सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ रहा था या बजा रहा था एक दुकानदार, हिंदू दुकानदार, तो उसके ऊपर हमले हुए थे। तो कहीं ये जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का स्कैन होगा उसमें ये लोग आपके घर तक भी घुसेंगे। आप ये खुद ही देखिए कि किस तरह से उस वक्त हाथापाई कर दी थी सिर्फ हनुमान चालीसा बजाने के लिए, वो भी अपने ही दुकान और अपने ही घर में। बेंगलुरु के अंदर एक छोटी सी मोबाइल की दुकान के अंदर एक हिंदू जो कि एक हनुमान भक्त था, वो कल शाम 6 बजे हनुमान जी के भजन सुन रहा था। तो वहाँ के स्थानीय लोकल कुछ मुस्लिम्स उसकी दुकान के पास जाते हैं, आवाज बंद करने के लिए धमकाते हैं, वो नहीं सुनने पर उस पर हमला करते हैं। आज कर्नाटक में कोई हिंदू सुरक्षित नहीं है मित्रों, ये कांग्रेस का राज है कर्नाटक में, और इतिहास गवाह है जहाँ जहाँ पर कांग्रेस का सरकार रही है वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार ही हुआ है। तो आने वाले समय में कांग्रेस का राज्य में हिंदू सुरक्षित है या नहीं है, ये आज के हिंदुओं को सोचने और समझने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, अपनी राय अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।